हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल 70mm मूवी रिकैप्स पे। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ 2009 में रिलीज हुई सस्पेंस हॉरर फिल्म ऑर्फन का मूवी रिकैप। मूवी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, तो चलिए कहानी फटाफट शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल जॉन और केट से। केट प्रेग्नेंट है और वो लोग डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आए हैं। बदकिस्मती से केट का मिसकैरेज हो जाता है। केट अभी अपने गम से उभर नहीं पाई है, वो ढंग से सो नहीं पाती और उसकी कुछ दवाइयां भी चल रही हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट को मिलती है जो उसे समझाती है कि मिसकैरेज के बाद ये सब नॉर्मल है। वो उसे सजेस्ट करती है कि उसे एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए, लेकिन केट अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद केट अपनी बेटी मैक्स को स्कूल से पिकअप करती है। मैक्स बोल और सुन नहीं सकती, उसे थोड़ा बहुत सुनाई देता है जब वो अपने कान की मशीन लगाती है। घर जाते हुए केट एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और अपने आप को एक बड़े ट्रक एक्सीडेंट से बचा लेती है। अब एक दिन केट पियानो प्रैक्टिस कर रही है, वहीं बाहर बास्केटबॉल खेल रही मैक्स की वजह से उसे डिस्टर्ब होता है। वो बाहर जाके साइन लैंग्वेज में उसे शोर न करने के लिए कहती है। उसी समय केट का हस्बैंड जॉन और उसका बेटा वहाँ आ जाते हैं। ये एक हैप्पी फैमिली है, बस केट को एक और बेबी गर्ल चाहिए। वो रात में मैक्स को साइन लैंग्वेज में कहानी सुनाकर उसे सुलाती है। वो अपनी मेंटल कंडीशन से अब थक गई है। वो अपनी दवाई लेती है और जॉन से एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करने के लिए डिस्कस करती है। अगले दिन दोनों सेंट मैरियाना गर्ल्स होम, जो कि लड़कियों का एक अनाथ आश्रम है, वहाँ जाते हैं। उन दोनों पर ऊपर खिड़की से कोई नजर रख रहा है। जब केट ऊपर देखती है तो वो छिप जाता है। सिस्टर एबिगेल उन्हें सब बच्चों से मिलवाती है। केट इतने सारे बच्चों को देखकर खो सी जाती है। जॉन किसी बच्चे के गाने की आवाज सुनकर ऊपर जाता है। वो एक लड़की को देखता है जो गाते हुए पेंटिंग कर रही है। उसका नाम एस्टर है। एस्टर बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है और कहती है कि उसकी हर पेंटिंग में एक कहानी छिपी हुई है। जॉन एस्टर से बहुत इम्प्रेस्ड है कि एक छोटी सी बच्ची कितनी समझदारी वाली बातें करती है। केट सिस्टर एबिगेल के साथ उस रूम में आती है। जॉन केट को एस्टर की पेंटिंग्स दिखाता है। केट भी एस्टर से काफी इम्प्रेस्ड है और वो एस्टर से पूछती है कि वो बाकी बच्चों के साथ नीचे पार्टी में क्यों नहीं गई। एस्टर बताती है कि वो बाकी बच्चों से अलग है, इसी वजह से बच्चे उससे बात नहीं करते। सबके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है, लेकिन उन्हें अच्छी चीजों पर फोकस करना चाहिए। अगले सीन में सिस्टर एबिगेल केट और जॉन को एस्टर की फाइल दिखाती है। वो ओरिजिनली रशिया से है। ये बात काफी हैरानी की है कि उसे इस कंट्री में कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बहुत कम बच्चे ही दूसरी कंट्री से यहाँ आते हैं। उनको अडॉप्टेशन के लिए देना भी एक बहुत मुश्किल होता है। जो फैमिली एस्टर को यहाँ अडॉप्ट करके लाई थी, उनका घर जलने से मौत हो गई। एस्टर इस हादसे में बहुत ही मुश्किल से बची थी। उसने इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है। वो बहुत इंटेलिजेंट है और अपनी एज के हिसाब से काफी मैच्योर भी है। सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि एस्टर अपनी रिस्ट और गले पर रिबन बांधती है। वो एक प्रिंसेस जैसे रहती है और दूसरे बच्चों के साथ भी बहुत ही तमीज से बात करती है। जॉन और केट काफी कन्विंस्ड है क्योंकि उन्होंने एस्टर के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाया है। सिस्टर एबिगेल उन्हें पेपर वर्क स्टार्ट करने के लिए कहती है, जिसमें 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। अब कुछ हफ्ते के बाद हम एस्टर को देखते हैं, जिसे केट और जॉन घर ले जाने के लिए आए हैं। केट रास्ते में एस्टर को मैक्स से बात करने के लिए कुछ साइन लैंग्वेज वगैरह सिखाती है। मैक्स एस्टर से मिलकर बहुत खुश है। फिर एस्टर मैक्स और डैनियल की दादी बारबरा से भी मिलती है। डैनियल को एस्टर कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि उसने काफी पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं। उसे वो बहुत अजीब लगती है। सब लोग घर में एस्टर को उसका वेलकम गिफ्ट देते हैं। डैनियल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो घर से बाहर अपने ट्री हाउस में आ जाता है। वो वहाँ घर वालों से छिपकर अपने दोस्तों के साथ कुछ एडल्ट मैगजीन्स देखता है और उन्हें वहीं छिपा देता है। ग्रैंडमा बारबरा किचन में केट से उनके आगे के प्लान के बारे में पूछती है। केट पहले एक म्यूजिक टीचर थी, तो वो अब टीचिंग कंटिन्यू करेगी, लेकिन घर में ही रहकर। बारबरा उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी AA मीटिंग्स नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि काफी समय से वो मीटिंग्स में नहीं आ रही है। दरअसल पहले केट अल्कोहलिक थी। अब रात को मौसम खराब है और जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाजें आ रही हैं। एस्टर बड़े क्रीपी तरीके से मैक्स के रूम में उसे उठाकर केट और जॉन के रूम में पहुंच जाती है और कहती है कि बिजली की आवाज से उसे डर लग रहा है। जॉन और केट दोनों बच्चों को अपने साथ सोने के लिए बुला लेते। एस्टर कहती है कि वो डैडी के साथ सोएगी। नेक्स्ट डे जॉन तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला है। डैनियल और केट एस्टर की पुराने स्टाइल की ड्रेस देखकर सोचने लग
लग जाते हैं। केट उसे चेंज करने के लिए कहती है तो एस्टर बड़ी सफाई से उसे कहती है कि उसी ने तो कहा था कि डिफरेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। स्कूल में क्लास टीचर एस्टर को क्लास में इंट्रोड्यूस करती है। एस्टर को देखकर ब्रेंडा नाम की एक लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है और उस पर हंसती है। एस्टर का देखने का तरीका इतना खतरनाक था कि ब्रेंडा की हंसी वहीं रुक जाती है। अब एस्टर और मैक्स बाहर लेक के पास खेल रही हैं। केट उन्हें डांट देती है कि कोई पानी के पास नहीं खेलेगा। वहीं डैनियल अपनी पेंट गन से प्रैक्टिस कर रहा है। वो वहाँ एम बोर्ड पर बैठे एक कबूतर को मार देता है। एस्टर और मैक्स उसके पास जाते हैं। एस्टर को देखकर वो सफाई देने लगता है कि वो बस एक पेंट गन थी, उसे क्या पता था कि उसे लग जाएगी। वो कबूतर दर्द के मारे झटपटा रहा है। एस्टर उसे बड़े स्टाइल से एक पत्थर उठाकर देती है कि ये लो, इससे इसे मार दो, नहीं तो ये ऐसे ही दर्द में तड़पता रहेगा। डैनियल रोने लगता है कि वो ये नहीं कर सकता है तो एस्टर उस पत्थर से खुद ही उस कबूतर को मार देती है और कहती है कि अब ठीक है, वो अब हेवन में है। डैनियल उसे कहता है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू और वहां से रोते हुए भाग जाता है। अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि एस्टर का बिहेवियर बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। केट के घर पे कोई दरवाजे पर लॉक नहीं लगाता, लेकिन एस्टर हमेशा अपना कमरा लॉक करके रखती है। केट के पूछने पर वो कहती है कि वो ऑर्फनेज में भी ऐसे ही रहती थी। केट उसे अश्योर करती है कि वो यहाँ सेफ है। जब तक एस्टर नहा रही है, केट उसका रूम ऑर्गेनाइज करने की सोचती है। उसे एस्टर के ड्रॉर में एक बुक दिखती है और उसमें एक आदमी की फोटो गिर जाती है। केट उस पर ज्यादा गौर नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि एस्टर की प्राइवेसी को इन्वेड करना ठीक नहीं होगा, तो वो उस बुक को वापस रख के बाहर चली जाती है। उसे क्या पता था कि एस्टर उस पर नजर रख रही है। नेक्स्ट सीन में डैनियल के दोस्त एस्टर को धक्का मार देते हैं जिससे वो गिर जाती है। उसकी ब्राउन बुक को ब्रेंडा उठा लेती है। तब एस्टर कहती है कि वो एक बाइबल है और बुक वापस लेने की छीना झपटी में वो बुक फट कर गिर जाती है। अब ब्रेंडा उसके नेक कॉलर को हाथ लगाकर उसे डॉगी बुलाती है। एस्टर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। सब बच्चे चुप होकर उसे देखते ही रह जाते हैं। अगले सीन में केट एस्टर को पियानो सिखा रही है। वो उसे उसके स्कूल के बारे में पूछती है और उसे अपनी कुछ फैमिली फोटोज भी दिखाती है ताकि वो उससे ज्यादा घुल मिल सके। एस्टर उससे जेसिका के बारे में पूछती है तो केट उसे अपने घर के बैकयार्ड में ले जाती है। केट ने अपनी अजन्मी बच्चे की याद में एक कॉर्नर बनाया है और वहाँ कुछ व्हाइट रोजेस के पौधे लगाए हैं। केट और एस्टर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। रोते हुए एस्टर उसे कहती है कि जेसिका बहुत लकी होती क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। रात को जॉन और केट किचन में कुछ पर्सनल मोमेंट शेयर करते हैं, लेकिन एस्टर को वहाँ देखकर दोनों एम्बैरस हो जाते हैं। अगले दिन केट एस्टर से बर्ड्स और बीज की बात करती है। एस्टर उसे वन वर्ड में ही टॉपिक क्लोज कर देती है। केट जॉन से अपने कंसर्न शेयर करती है कि इतनी छोटी उम्र में एस्टर को ये सब कैसे पता। वो कहती है कि उन लोगों को नहीं पता कि एस्टर का पास्ट क्या है, उन्हें एस्टर को एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जॉन कहता है कि वो वर्ड उसने यहीं कहीं सुन लिया होगा। एक डर्टी वर्ड की वजह से ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगले दिन जॉन बच्चों के साथ पार्क जाता है जहाँ ब्रेंडा भी आई हुई है। जॉन अपनी एक पड़ोसन के साथ बातों में लग जाता है और एस्टर ब्रेंडा पर नजर गड़ाए बैठी है। ब्रेंडा को एस्टर को देखकर डर लगने लगता है तो वो एक वुडन स्लाइड पर चढ़ जाती है तो एस्टर चुपके से उसे धक्का मारकर वहाँ से गिरा देती है जिससे उसका पैर टूट जाता है। ये सब मैक्स देख लेती है। अब एस्टर बड़े स्टाइल से वहाँ से आ जाती है। डिनर टेबल पर इसी बात की चर्चा हो रही है क्योंकि ब्रेंडा के पेरेंट्स का कहना है कि एस्टर ने उसे धक्का मारा है। एस्टर मना कर देती है। जॉन और केट मैक्स से पूछते हैं तो वो भी मना कर देती है। अब मैक्स खाना खाने से पहले एस्टर की तरह हाथ जोड़कर प्रेयर करने लगती है तो सभी लोग उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। डैनियल एस्टर को सीधे सीधे नॉर्मल खाना खाने के लिए टोक देता है। एस्टर कहती है कि वो नॉर्मल ही तो खाना खा रही है। डैनियल उसे फ्रीक बुलाता है। दोनों में बहस हो जाती है तो जॉन डैनियल को एस्टर से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन डैनियल सीधे सीधे कह देता है कि इसके अजीब कपड़ों और हरकतों की वजह से स्कूल में सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसे इसके पागल खाने वापस छोड़ा, वो उसकी कोई सिस्टर विस्टर नहीं है। अगले दिन जॉन डैनियल का ट्री हाउस लॉक कर देता है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेगा उसे चाबी नहीं मिलेगी। अब केट को सिस्टर एबिगेल का कॉल आता है कि एस्टर की डेंटल और मेडिकल फाइल सबमिट करानी है। केट एस्टर को सिस्टर एबिगेल से बात करने के लिए कहती है जिसे एस्टर साफ मना कर देती है कि उसे कोई बात नहीं करनी। केट थोड़ा साइड होकर सिस्टर एबिगेल को ब्रेंडा वाला इंसिडेंट बताती। उसे लगता है कि एस्टर ने ही ब्रेंडा को चोट पहुंचाई है। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि एस्टर मैक्स से जो चाहे मनमर्जी काम करवा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एस्टर बहुत ही प्रोफेशनली पियानो बजा रही है। केट उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि उसे पियानो बजाना नहीं आता। एस्टर बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलती है कि उसने
ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है, उसने खुद ही उसे पियानो सिखाने के लिए कहा था। और वैसे कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना कि एक गूंगी बहरी बेटी है, वो उसे कुछ सिखा नहीं सकती और बेटे का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। केट शॉक में वहाँ खड़ी रह जाती है। वो सारा इंसिडेंट जॉन को बताती है कि वो जॉन के साथ अलग और उसके साथ अलग बिहेव करती है। उल्टा जॉन उसे कहता है कि शायद उसने ये पियानो वाली बात इसीलिए छुपाई क्योंकि वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। रही सही कसर, एस्टर ने केट को बता दिया था कि जॉन एक औरत के साथ पार्क में फ्लर्ट कर रहा था और उसने जॉन को घर पे भी इनवाइट किया है। दरअसल जॉन ने केट को 2 साल पहले भी चीट किया था और केट एक अल्कोहलिक थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को माफ करके एक नई शुरुआत की थी। लेकिन एस्टर की लगाई आग की वजह से ये दोनों आज फिर कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे। अगले दिन इनके घर सिस्टर एबिगेल आती है। एस्टर उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि मुसीबत एस्टर के साथ आती है। ब्रेंडा वाले इंसिडेंट के बाद उन्होंने उसके पुराने स्कूल में कांटेक्ट किया था और वहाँ इसी तरह एक लड़का छत से गिर गया था और उसके पास एक सीजर भी थी। जब वो गिरा तो वो सीजर सीधा उसके जॉ में घुस गया था। ऐसे ही जब उसके पुराने फॉस्टर होम में आग लगी थी तो किसी को भी कोई सबूत नहीं मिला था। ऐसे बच्चे अगर इस तरीके के क्राइम करते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी। जॉन हर बार की तरह इस बार भी हर बात पे एस्टर को डिफेंड करता है। एस्टर उनकी सारी बातें सुन रही है। वो मैक्स के पास जाती है और कहती है कि एक मेन लेडी उनके घर आई हुई है, वो उसे ले जाना चाहती है, तो क्या वो उसकी हेल्प करेगी। अब बाहर केट कहती है कि थोड़ा बहुत बिहेवियर इशू तो है लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है। सिस्टर एबिगेल उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें उसके रशियन ऑर्फनेज में बात करके उसके बारे में और पता करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर डीलिंग विद। जॉन उन्हें एस्टर को एक 9 साल की बच्ची बताकर उसे डिफेंड करता है। केट कहती है कि वो अपने डॉक्टर से एस्टर को दिखाएगी। सब अग्री करते हैं। मीनवाइल एस्टर मैक्स से ट्री हाउस की कीज लेने के लिए कहती है। मैक्स अपने पापा के ऑफिस से वो कीज चोरी कर लेती है। अब ट्री हाउस की चाबी के साथ इसमें लॉकर की भी चाबी। एस्टर उससे लॉकर खोलकर उसमें से गन निकाल लेती है। वो उसकी सारी गोलियां निकाल कर एक गोली छोड़ देती है। अब वो मैक्स के सर पर बंदूक तान कर उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ खेलेगी। मैक्स डर के मारे ना में अपना सर हिला देती है। तभी उन्हें आवाज आती है कि सिस्टर एबिगेल जा रही है। एस्टर मैक्स को कहती है कि वो उसे यानी सिस्टर एबिगेल को इतना डरा देगी कि वो कभी वापस नहीं आएगी। एस्टर मैक्स को सिस्टर एबिगेल को रोकने के लिए कहती है, लेकिन बेचारी क्या करे उसे नहीं पता। तो एस्टर मैक्स को सिस्टर एबिगेल की गाड़ी के सामने धक्का देकर छिप जाती है। सिस्टर एबिगेल समय रहते मैक्स को देखकर गाड़ी साइड में रोक लेती है। मैक्स ये सब देखकर रोने लगती है। सिस्टर एबिगेल उसे चुप करवाती है। तभी एस्टर हथौड़े से उन पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। एस्टर मैक्स को धमकाकर चुप होने के लिए कहती है और बॉडी को साइड करवाने की कहती है। वो लोग एक गाड़ी को देखते हैं और फटाफट सिस्टर एबिगेल को साइड में फेंक देते हैं। वो अभी जिंदा है। रोड साफ होने पर एस्टर बची हुई कसर भी पूरी कर देती है और उन्हें हथौड़े से मार मार कर मौत के घाट उतार देती है। एस्टर सारे सबूत ट्री हाउस में छिपा देती है। वहाँ मैक्स उसे कहती है कि उसने उसे फंसाया है, वो जेल जाएगी। उल्टा एस्टर उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए पहले जेल जाएगी और उसे बातों बातों में मैनिपुलेट करने लगती है। और वो आगे कहती है कि सिस्टर एबिगेल उसके बारे में पता लगाने जा रही थी, तो क्या वो भी सबको उसके बारे में बताएगी। मैक्स उससे डरी हुई है। एस्टर उसे ट्रिक करती है कि वो उसकी छोटी बहन है, वो उसे प्यार करती है और उसे सेफ रखेगी। डैनियल छिप कर उन दोनों को देख रहा है और एस्टर उसे देख लेती है। वो रात को डैनियल के रूम में उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछती है कि उसने क्या देखा। वो डर जाता है कि उसने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो एस्टर उसे धमका देती है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उसका गला काट कर उसे मार देगी। बेचारा डर के मारे वहीं सुसु कर देता है। अगले दिन केट एस्टर को डॉक्टर से मिलवाने के लिए ले जाती है। मीटिंग के बाद डॉक्टर जॉन और केट को कहते हैं कि एस्टर ठीक है, शायद केट उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पा रही, ये उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से हो सकता। अब एस्टर वॉशरूम में है और हम उसका ट्रू साइकोपैथिक बिहेवियर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के हिसाब से एस्टर एक छोटी सी इनोसेंट बच्ची है जिसे और ज्यादा प्यार और केयर चाहिए। सारा इल्जाम केट पर आ जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबली नहीं निभा रही है। केट को सेंट मैरियन ऑर्फनेज से सिस्टर जूडिथ का कॉल आता है। वो उससे पूछती हैं कि सिस्टर एबिगेल आपके घर अपॉइंटमेंट के बाद से अभी तक नहीं लौटी है, क्या आपको कुछ पता है। अब सर्च होती है और पुलिस सिस्टर एबिगेल की बॉडी ढूंढ लेती है। घर में एस्टर अपनी बनाई इंफ्रारेड पेंटिंग्स देख रही है। वैसे तो वो नॉर्मल सी बिल्डिंग की फोटो बनाई हुई है, लेकिन लाइट ऑफ होने पर वो एक जलती हुई बिल्डिंग लगती है।
अब केट ऑनलाइन कैरेक्टर्स ऑफ डिस्टर्ब चिल्ड्रंस ऑनलाइन सर्च करती है। वो जॉन को बताती है कि सिस्टर एबिगेल ये ही बताने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे बच्चे बहुत ही चार्मिंग होते हैं, लेकिन ये आंख का अंधा जॉन कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इस बार केट आराम से जॉन को समझाती है कि वो बस ये जानना चाहती है कि एस्टर कहाँ से आई है, उनके बच्चों पर कोई डेंजर तो नहीं है, या उन्हें ये श्योर नहीं करना चाहिए। जॉन फाइनली एग्री करता है कि हाँ, हिस्ट्री पता लगाने में कोई बुराई नहीं है। वो उसे उसके दिए गए रशियन ऑर्फनेज में कॉल करके पूछती है। सरप्राइजिंगली उसका कोई रशियन रिकॉर्ड है ही नहीं। केट उसे दूर से ही साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही है। एक दिन जॉन एस्टर को डेंटिस्ट के पास चलने के लिए कहता है। एस्टर उसे बड़ी क्यूट एक्टिंग करके डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा लेती है। केट मैक्स और डैनियल के साथ बाहर आई है। वो उन दोनों से एस्टर के बारे में पूछती है कि उसने उन्हें कुछ कहा या कभी उन्हें हर्ट करने की कोशिश करी हो। वो दोनों बच्चे इतने डरे हुए हैं, वो झूठ बोल देते हैं कि सब ठीक है। घर पर एस्टर और जॉन पेंटिंग कर रहे हैं। तो एस्टर कहती है कि उसे उसके जैसे ही डैडी चाहिए था। जॉन कहता है कि और मॉम भी तो अच्छी हैं। तो एस्टर कहती है कि उसे नहीं लगता कि मॉम उसे पसंद करती है। जॉन उसे सजेशन देता है कि क्यों ना वो मॉम के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करे। अब रात को केट किचन का काम खत्म कर रही है। वहाँ एस्टर उसे बड़े अच्छे तरीके से मिलती है और कहती है कि उसके पास उसके लिए सरप्राइज है। केट का भी दिल पिघल जाता है और वो खुश हो जाती है। एस्टर केट को उसी के गार्डन से वो जेसिका वाले व्हाइट रोज का बुके बनाकर देती है। केट उस पर चिल्लाने लगती है कि ये उसने पर्पसली किया है। जॉन उसका हाथ छुड़वाता है और केट को रोकता है कि उसने ऐसा करने के लिए उसे कहा था, उसकी गलती नहीं है। अब एस्टर बेसमेंट में जाकर अपना हाथ खुद ही तोड़ती है और चुपचाप अपने बेड पर सो जाती है। रात को वो जोर जोर से डैडी डैडी चिल्लाने लगती है। जॉन वहाँ आता है और वो उसे अपना हाथ दिखाती है और बोलती है कि ये दुख रहा है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो केट को ब्लेम करता है कि उसने एस्टर का हाथ तोड़ा है। केट को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे बस ये एहसास है कि कुछ तो गलत है। उसकी फैमिली सेफ नहीं है, लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा। वो रात को एक लिकर शॉप में 2 शराब की बॉटल्स घर ले आती है। वो घर आकर बहुत सोचती है, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करती और सारी वाइन सिंक में गिरा देती है। अगले दिन वो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती है। डैनियल की बुक्स गिर जाती हैं तो केट फटाफट गाड़ी से उतर के उसे संभालती है। इसी बीच एस्टर पीछे से आकर गाड़ी का हैंड ब्रेक हटा देती है, जिससे गाड़ी अपने आप बैक होकर मेन ट्रैफिक रोड की तरफ सरकने लगती है। जैसे तैसे स्नो की वजह से गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी में मैक्स का डर से बुरा हाल था। केट से मिलने डॉक्टर उनके घर आती है। वो उसे सजेस्ट करती है कि एक रिहैब है बस 45 मिनट्स के रास्ते पर। केट को वहाँ 1 हफ्ते के लिए जाना चाहिए। केट दोनों को अभी भी सफाई दे रही है कि उसने हैंड ब्रेक लगाया था और गाड़ी पार्किंग मोड पर थी। फिर जॉन उसे उसकी लाइव वाइन बॉटल्स दिखाता है। केट कहती है कि उसने एक घूंट भी नहीं पी, उसने सारी वाइन सिंक में गिरा दी थी। उसे एस्टर से उसके बच्चों के लिए खतरा लगता है। ये सब उसी का करा धरा है। मैक्स ने एस्टर को गाड़ी वाली बात छिपा कर झूठ बोल दिया। अब केट कहती है कि एस्टर मैक्स को डरा धमकाकर एक पपेट जैसे अपना काम करवा रही है। कोई उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा। वहीं कोने में सबकी बातें सुन रही मैक्स को एस्टर कहती है कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो केट को शूट कर देगी। अब जॉन केट को अल्टीमेटम देता है कि अगर वो रिहैब नहीं गई तो वो घर से जाएगा और वो भी बच्चों के साथ। अब रात में एस्टर नहाने जाती है तो डैनियल मैक्स के पास चला जाता है और उससे कहता है कि वो सच बता दे कि ये क्रैश एस्टर ने किया है। मॉम डैड उन्हें बचा सकते हैं। मैक्स कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकते। मैक्स कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं और उसे सिस्टर एबिगेल की घटना वाली सारी ड्राइंग्स दिखाती है और बताती है। वो कहती है कि एस्टर ने वहाँ बैड थिंग्स यानी सबूत छिपाए हैं उस ट्री हाउस। एस्टर दोनों बहन भाइयों की बातें सुन लेती है। अब एस्टर केट के रूम में जाती है और उसे एक एक करके उसकी डायरी में लिखी हुई बातें सुनाने लगती है कि उसी की वजह से उसका परिवार टूट रहा है। ऐसा लगता है कि एस्टर ने केट को पागल करके घर से निकालने की पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरी तरफ डैनियल छुपकर अपने ट्री हाउस में जाता है ताकि वो एस्टर का सबूत निकाल सके। इधर केट को कॉल आता है सिस्टर जूडिथ का, जो उसे बताती है कि एस्टर का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। केट पूछती है कि ऐसे कैसे आपने इस लड़की को अडॉप्ट करवा दिया बिना उसका बैकग्राउंड जाने। वो एस्टर के रूम में उसकी डायरी ढूंढती है। उसे उसमें एक आदमी की फोटो मिलती है
है। उसे सारने इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है। वो सारने इंस्टीट्यूट कॉल करती है तो रशियन ना आने के कारण बात नहीं हो पाती। घर से बाहर डैनियल ट्री हाउस में ऊपर चढ़ रहा है। वो अंदर जाकर सबूत ढूंढने लगता है। वहाँ एस्टर आ जाती है और उसे खुद ही सारे सबूत दिखा देती है और कहती है कि जितनी उसकी गलती थी उतनी ही मैक्स की भी गलती थी। वो वहाँ तेल छिड़क कर आग लगा देती है और लॉक लगाकर बाहर आ जाती है। इन सब से अनजान केट सारने इंस्टीट्यूट में दोबारा कॉल कर रही है। अब की बार कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। वो केट को कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। सारने इंस्टीट्यूट कोई अनाथालय नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। केट रिगार्डलेस उन्हें एस्टर की फोटो मेल करती है। तभी केट की नजर बाहर जाती है। बाहर डैनियल ट्री हाउस की खिड़की से लटका हुआ है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। एस्टर एक बड़े पत्थर से उस पर हमला करने वाली होती है, तभी मैक्स उसे धक्का देकर साइड में गिरा देती है। वो कुछ करती उससे पहले वहाँ केट आ जाती है और एस्टर का प्लान फेल हो जाता है। केट जानती है ये एस्टर ने किया है। वो सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। डैनियल आईसीयू में है। जॉन और केट अभी भी लड़ रहे हैं कि या तो आग डैनियल ने लगाई है या एस्टर ने। ये तो डैनियल के जागने के बाद ही पता चलेगा। रही बात एस्टर के जेन्युइन होने की, तो वो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं क्योंकि सारने इंस्टीट्यूट कोई अनाथालय नहीं है बल्कि एक पागल खाना है। जॉन नहीं मानता तो केट कहती है कि ठीक है वो चली जाएगी रिहा, लेकिन अगर एस्टर घर से जाएगी तभी। वेटिंग एरिया में मैक्स बारबरा के साथ बैठी है और वहाँ एस्टर उनसे सोडा मशीन के नाम पर $1 मांगती है। वो कहती है कि उसकी माँ ने उसे वहीं वेट करने के लिए बोला है, लेकिन फिर भी वो उसे $1 दे देती है और जल्दी आने के लिए भी कहती है। मैक्स को उस पर शक होता है और वो उसके पीछे जाती है। एस्टर को सोडा मशीन के पास ना पाकर वो अपने पेरेंट्स को बुलाने भागती है। एस्टर डैनियल का ऑक्सीजन मास्क हटाकर पिल्लों से उसका गला दबाने लगती है। वहीं रेड कोट अलर्ट बजने लगता है और वार्ड में भगदड़ मचने लगती है। डैनियल की हालत देखकर केट अपना आपा खो देती है और एस्टर को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। अब उसे हॉस्पिटल स्टाफ पकड़कर सिडेटिव दे देता है और मैक्स और एस्टर के साथ जॉन घर जाएगा। वो केट को कहता है कि डैनियल ठीक है और वो लोग घर जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। केट अधमरी हालत में भी जॉन को समझाती है कि एस्टर को मैक्स से दूर रखना। घर पर मैक्स सोने लगती है। वो अपने कान की मशीन उतार कर टेबल पर साइड में रख देती है तो एस्टर और जॉन उसे गुड नाइट कहते हैं। एस्टर चालाकी से उसके कान की मशीन उठा लेती है। अब सब बातों से परेशान जॉन लिविंग हॉल में बैठकर शराब पीने लगता है। वो कुछ ज्यादा ही पी रहा है। अब एस्टर केट की नाइट ड्रेस पहनकर सच सवर के जॉन को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वो उसे देखकर कहता है कि उसने ये क्या पहना हुआ और ये मुंह पर क्या लगाया हुआ है। वो उसे इमोशनली बातों में फंसाकर उस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो जॉन कहता है कि प्यार तो जॉन उसे कहता है कि प्यार तो वो बस केट से ही करता है और एस्टर पर चिल्लाने लगता है। वो उससे कहता है कि वो कल सुबह ही सिस्टर जूडिथ से बात करके उसे वापस अनाथालय फिकवा देगा। हॉस्पिटल में केट अभी आधे नशे में है और उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, डॉक्टर वारवा का, सारने इंस्टीट्यूट से। वो उसे कहते हैं कि वो कहाँ है। केट बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और एस्टर उसके हस्बैंड और बेटी के साथ घर पे है। वो उसे सारी सिचुएशन बताती है। वो उसे कहते हैं कि अपने हस्बैंड को कहो कि वो बच्ची को लेकर घर से बाहर निकले और तुरंत पुलिस को भी कॉल कर दे। केट कहती है कि वो कुछ समझ नहीं पा रही है। एस्टर उनकी 9 साल की गोद ली हुई बेटी है। वो उसे समझाते हैं कि नहीं, वो 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि वो एक 30 साल की ग्रोन औरत है। उसे एक रेयर जेनेटिक डिजीज है जिसकी वजह से उसकी उम्र तो बढ़ गई लेकिन उसका शरीर डेवलप नहीं हो पाया। वो एक ड्वार्फ यानी एक पोनी रह गई। उसका असली नाम लीना है और वो 1976 में पैदा हुई थी। वो अब 33 साल की है। केट कहती है कि उन्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। डॉक्टर वारवा उसे कहते हैं कि लेट्स होप सो। वो पूछते हैं कि क्या उसके गले और रिस्ट पर कोई निशान है। लीना बहुत ही वायलेंट पेशेंट थी। उसे बेल्ट से बांधना पड़ता था और उनसे छूटने के चक्कर में उसके गले और कलाइयों पर निशान बन गए हैं। वो एक खतरनाक किलर है। उसने 1 या 2 नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को मारा है। उसे कुछ भी करके पुलिस को फौरन बुलाना चाहिए। केट के पैरों तले जमीन निकल गई है। घर पे एस्टर यानी लीना अपना मेकअप और नकली दांत उतार रही है। हम उसका अब असली रूप देखते हैं। डॉक्टर वारवा उसे आगे बताते हैं कि लीना ने पूरी उम्र एक बच्ची बनकर लोगों का फायदा उठाया है। उसने पहले एक एस्टोनियन फैमिली को बेवकूफ बनाकर अपना अडॉप्टेशन करवा लिया। फिर जब वो फादर को सिड्यूस नहीं कर पाई तो उसने पूरी फैमिली को उनके घर के साथ जलाकर मार दिया। वो 1 साल से गायब है। शायद देश छोड़ने की वजह से वो लोग उसे ट्रेस नहीं कर पाए। अगर वो वाकई वो फोटो वाली लड़की है जो केट ने उसे भेजी थी तो उन्हें फौरन अपनी फैमिली को सेफ जगह पहुंचाना चाहिए। अब घर पे एस्टर अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर रही है। मैक्स को अपनी कान की मशीन नहीं मिल रही है।
शोर सुनकर जॉन एस्टर के रूम में जाता है जहां वो उसकी मचाई तबाही देखकर निकलने वाला होता है। तभी उसकी नजर फिश टैंक के पीछे पर्पल लाइट्स पर पड़ती है। वो रूम की लाइट्स बंद कर देता है। तब हमें दिखाई देता है एस्टर की बनाई पेंटिंग्स का असली चेहरा। क्रूरता, अश्लील और घिनौनी सोच इन रेडियम पेंटिंग्स में एस्टर की सोच दिखा रही है। एक तो जॉन ने ज्यादा पी हुई है, ऊपर से इतना बड़ा शॉक, उसे सब ब्लरी दिख रहा है। केट रश ड्राइविंग करते हुए घर की तरफ बढ़ रही है। वो जॉन को फोन करती है। जॉन फोन उठाने वाला ही था तभी घर की लाइट्स चली जाती हैं। जॉन एक टॉर्च उठाकर घर की लाइट्स ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब एस्टर उसे पीछे से चाकू मार देती है जिससे वो गिर जाता है। फिर एस्टर कई बार उस पर चाकू से हमला करती है जिससे जॉन वहीं दम तोड़ देता है। केट तेज गाड़ी चलाते हुए पुलिस को भी कॉल कर देती है। मैक्स ये सब देखकर घर में ही छिपी हुई है। एस्टर अब गन उठाकर अलर्ट हो जाती है। केट घर आते ही जॉन को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। उसे मैक्स का ख्याल आता है तो वो अब टॉर्च को उठाकर मैक्स को ढूंढने लगती है। एस्टर उस पर गोली चला देती है तो गोली केट के हाथ पर लगती है। वो अपने रूम में छिप जाती है और देखती है कि एस्टर ने वहां जॉन के साथ रात गुजारने के लिए रूम को सजाया हुआ था। वो अब अपने हाथ को बैंडेज करती है। मैक्स एस्टर से छिपते हुए गार्डन में चली जाती है, लेकिन उससे गलती से एक प्लांट पॉट वहीं गिर जाता है। वो वहीं दुबक जाती है। एस्टर आवाज सुन के उधर गोली चलाने लगती है। केट अब गार्डन के शीशे की छत से उसे देख रही है। वो अब मैक्स को चुपचाप वहीं बैठे रहने का इशारा करती है। एस्टर को लगता है कि दोनों में से एक तो वहां जरूर है, तो वो पहले केट को देखकर उस पर गोली चला देती है। साइड होकर केट बच जाती है। अब एस्टर को मैक्स भी दिखाई देती है। वो उस पर बंदूक तान देती है। वो गोली चलाने ही वाली होती है तभी केट शीशा तोड़ते हुए उसके ऊपर गिरती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। मैक्स अपनी माँ की हालत देखकर सुबक कर रोने लगती है। केट को होश आता है तो वो फटाफट एस्टर के हाथ से बंदूक लेकर मैक्स को गोद में उठाए बाहर आ जाती है। तभी थैंक गॉड पुलिस भी वहाँ आ जाती है, लेकिन पुलिस फ्रंट के दरवाजे से अंदर घुसती है जहां जॉन की लाश पड़ी है। वो आगे एस्टर को ढूंढने लगते हैं। केट आगे चलते हुए पुलिस की तरफ बढ़ रही है। वहीं एस्टर उस पर चाकू से हमला कर देती है। दोनों में हाथापाई होती है। अब मैक्स के हाथ में बंदूक लगती है। एस्टर केट को चाकू से मारने ही वाली होती है तभी मैक्स गन चला देती है, लेकिन गोली मिस हो जाती है और लेक पर जमी बर्फ पर लगती है, जिससे बर्फ टूट जाती है और दोनों पानी में गिरते हैं। एस्टर अभी भी पीछे नहीं हटती और चाकू से केट को मारने लगती है। केट उसे एक बैक पंच मारती है और फटाफट पानी से बाहर आ जाती है। एस्टर फिर से उसके पीछे आती है और कहती है, प्लीज मुझे बचा लो मॉमी। केट उसके मुंह पर एक लात मारती है कि भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हम एस्टर को पानी में नीचे जाते हुए देखते हैं। अब केट और मैक्स फाइनली पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। लास्ट में हम एस्टर के डार्क फीचर्स और शॉर्ट्स के साथ मूवी की एंडिंग देखते हैं। वन वर्ड, जस्ट वाओ। मूवी रिकैप अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में।